अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। मुनीज़े मोइन आज किसी निजी मसरूफियत के सबब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी, तो ये जिम्मेदारी मैं निभा रही हूं। तो नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के दहाने पर खड़ा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़े अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान अमरीकी सरजमीन को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखता, मगर खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के मुमकिना रद्द-ए-अमल का हदफ बन सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब एक जानिब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख तय नहीं हो सकी, तो दूसरी जानिब दोनों ममालिक के आला हुकाम अस्करी ताकत और सिफारती इम्कानात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिफारतकारी का रास्ता मुंतखब किया है। ताहम यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल बंद करना ईरान के नज़दीक मुज़ाकरात के दायरे-कार से बाहर है और मिसाइल प्रोग्राम पर बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़ है कि या तो ईरान मुआहदा करे या नताइज के लिए तैयार है। इसी दौरान अमरीकी मुज़ाकरातकार बहरा अरब में मौजूद तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन का दौरा कर रहे हैं, जो ताकत के इजहार और पैगाम अमन दोनों की अलामत बन चुका है। तो क्या खित्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है या फिर ताकत के साए में सिफारतकारी अपना कोई रास्ता निकाल लेगी? तो पैनल पर मौजूद है स्टूडियो के साथ ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, और हमारे साथ मौजूद है साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब। बेहद मशकूर हैं आपके। तो सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं कि अगर यूरेनियम की अफजूदगी और मिसाइल प्रोग्राम ईरान के मुज़ाकरात से बाहर है, तो सवाल बड़ा सीधा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की गुंजाइश आखिर किस बुनियाद पर बाकी रहती है? ओवर टू यू। आई थिंक अभी जो सिचुएशन है पिछले एक महीने में काफ़ी चेंज हुई है, और अगर आप कंपेयर करें विद यूएस बिल्डअप अगेंस्ट इराक 19 में और 2003 में, तो उसमें बड़ा फ़र्क है। इराक हालांकि स्मॉलर कंट्री था लेकिन बहुत बड़ा बिल्डअप किया गया। मेरे ख्याल में अभी तक मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि ईरान पे कोई बड़ा हमला करें। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आ गया हुआ है आई थिंक नॉर्थ अरेबियन सी में, और एक शायद रास्ते में या मेडिटेरेनियन में, लेकिन इनको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप चाहिए और बहुत ज़्यादा बिल्डअप चाहिए। एलाइज ने मना कर दिया कि एयरस्पेस यूज़ नहीं होगी, और मेरे ख्याल में मिलिट्री ऑप्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके चांसेस कम है। लोग कह रहे हैं कि शायद बढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी नेतन्याहू भी जा रहा है आई थिंक वाशिंगटन, और वहाँ पे जाके अपने सजेशन देगा और शायद डिप्लोमेसी की बातचीत। दूसरा आई थिंक जो बहुत बड़ा शॉक लगा है वेस्टर्न लीडरशिप को, जिसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, वो है एप्स्टीन फाइल, जिसमें पूरी लीडरशिप लर्ज के रह गई है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बेसिकली इसने ग्लोबल एलीट का उससे भयानक चेहरा बेनकाब किया। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है, अभी कुछ के प्रूफ्स हैं कुछ के नहीं हैं। उससे ये हुआ कि जो पब्लिक प्रेशर था लेट्स से इन सपोर्ट ऑफ अटैक ऑन ईरान या इजराइल की सपोर्ट में, बिकॉज अल्टीमेटली एप्स्टीन फाइल के पीछे कौन था? क्या मोसाद थी, इजराइल था या इजरायली गवर्नमेंट थी? बिकॉज इस तरीके से आप ब्लैकमेल करेंगे तो इजराइल वाज ट्राइंग टू रीगेन स्पेस। जो है गाजा पीस अकॉर्ड की जब बातचीत शुरू हुई तो कुछ थॉइंग थी, लेकिन आई थिंक दोबारा पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा सख्त हो गया अगेंस्ट देयर ओन लीडरशिप। इसमें आप देखें यूके के एक सीनियर शायद वजीर हैं, उनको रिजाइन करना पड़ा। फ्रांस में प्रेशर है, अमेरिका में है, एंड देन बिग विग्स जो थे टेक्नोलॉजी के, उसके बाद बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स। तो उसकी वजह से ईरान ने रीड कर लिया है कि इस वक्त लीडरशिप डिफेंसिव पे है, और आप देखें बड़ा अग्रेसिव स्टांस लिया है अपना अब्बास अराग़ची साहब ने कि यूरेनियम एनरिचमेंट इज अ रेड लाइन, ये हम नहीं करेंगे। अगर इसको आप कैप करते हैं मिसाइल प्रोग्राम, सवाल भी पैदा होता है कि अगर नेतन्याहू चाहता है कि 300 किलोमीटर रेंज हो, इसका मतलब ईरान को आप हाथ बांध के मारेंगे। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिससे लग रहा है कि फिलहाल खतरा टल गया हुआ है, बट यू नेवर नो कि अगर लेट्स से लिमिटेड स्ट्राइक करनी है तो उसकी एबिलिटी है, और शायद उससे वेस्टर्न लीडरशिप और इजराइल को अपनी पड़ी हुई है इस वक्त, और इसका ईरान डेफिनेटली फायदा भी उठाएगा। और खित्ते में ये बेहतर है कि लड़ाई ना हो, चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, तो इट मे बी फोर्स्ड अपॉन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड अमेरिका कि आप पुल बैक करें। तो जमील साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका दौर इस बात पर ख़त्म हुआ है कि अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी के मामले पर वाज़े तौर पर इनकार किया है। फिर चीन की बात करें तो चीन की भी हिमायत ईरान को वाज़े तौर पर हासिल है। सवाल बड़ा सीधा है कि क्या वाकई यूरेनियम का मसला है या रीज़न कोई और है?
या रीज़न तो कोई और भी है यूरेनियम के साथ-साथ, जैसे कि? क्योंकि वो मिसाइल्स का असल खतरा जी, जी। मिसाइल का असल खतरा जो है वो इज़राइल को भी है और अमेरिकन्स को भी है। अमेरिकन के तमाम जो यहाँ मिलिट्री बेसेस हैं वो सारे उनके हदफ में आते हैं, वो सारे उनके टारगेट में आते हैं, लिहाज़ा उनको खतरा तो है बहरहाल। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान की कैपेबिलिटी को वो शायद सही अंदाजा शुरू में नहीं कर सके, और उनके साथ एक और जिस तरह चीन और रशिया आके खड़ा हो गया है डिप्लोमेटिकली अगर देखें आप, तो उसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल बयान दे दिया है कि खित्ता एक बड़े एक्सप्लोसिव स्टेज पर पहुंच गया है। खित्ता टेंशन से हटकर वो कहते हैं कि एक्सप्लोसिव अभी हो गई ये सिचुएशन, यानी कि बिल्कुल ये उस पे आतिशफशां पर बैठे हुए हैं। तो उससे तो अंदाजा ये हो रहा है कि रशिया की अगर ये बात समझी जाए, और साथ में अगर ये देखा जाए कि चाइना ने उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम जो दिया और जो शुनीद आ रही है, उस इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से उनके मिसाइल्स जो ईरान के हैं, और खास तौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि उन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं किया गालिबन, और अब उनके पास वो आ गए हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है उसकी खूबी ये है, जो ब्रिगेड साहब सही बता सकेंगे, कि वो डायनामिक होता है, वो अपने रुख मुख्तलिफ तब्दील करता रहता है, बचता रहता है वो उसे इंटरसेप्शन से, यानी कि जो थर्ड या पैट्रियट मिसाइल्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या हुआ, इजराइल को भी पता है कि अगर ये जंग शुरू हो गई तो इजराइल का तलबीब और बाकी शहर जो है वो भी निशाने पर होंगे, और साथ में जो सहमे हुए हमारे सारे इस वक्त गल्फ कंट्रीज हैं जो बार बार ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस पर जंग ना करें, क्योंकि ये हमारे ऊपर इस पे बादल मंडला रहे हैं, जब हमारे बेसिस पर आप पर हमला होगा तो हम भी उस खतरे में आ जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए और फिर बात कर लेते हैं कि ओमान में जो कल इनकी हुई है जो 6 तारीख को, तो उसमें उसका हासिल तो कुछ ना निकला, सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वेरी गुड मीटिंग, और राक्ची साहब भी कहते हैं कि गुड स्टार्ट, लेकिन वो उसके मिसरा तो कुछ नहीं है, फकट ठूस ठास है, तो उसमें से निकला कुछ भी नहीं। वो अपनी जगह पर कायम है ईरान, और आपने अपने बयानिए में बहुत एहसन तरीके से बता दिया कि यूरेनियम एनरिचमेंट पर तो बात हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कहें कि मिसाइल्स की रेंज को कम किया जाए तो उस पर बात ही नहीं हो सकती। और उसके साथ प्रॉक्सी, यानी प्रॉक्सी से मुराद यह है कि हमारे हिमायती याफ्ता जो लोग इस खित्ते में हैं, चाहे वो ईरान हो या चाहे वो इराक हो या लेबनान हो या होतीज हो, उनकी हिमायत जो है वो हमें खत्म हो जाए। तो अब खतरा इस वक्त क्या नजर आ रहा है, ये कैलकुलेशंस होती हैं ना, कैलिब्रेशंस होती हैं, डिप्लोमेटिक मैनूवर्स होती हैं, तो उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो यकीनन जब अब कैलकुलेशन रिकैलिब्रेशन जब हुई है मिलिट्री मैनूवरिंग की, तो अंदाजा हो गया होगा इजराइल को भी और अमेरिका को भी कि ये मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है जो ईरान के पास जून के बाद 12 दिन की जंग के बाद मजीद जो उन्होंने अपने आप को मुस्तहकम किया इस मामले में, तो उससे उनके क्या खतरात हो सकते हैं, कहां कहां हिट हो सकता है। शुनीद तो ये भी है कि अगर वो 600 के करीब ड्रोन और मिसाइल्स एक साथ दागें, तो उनके जो बहरी बेड़े हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे, और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि सारों को वो इंटरसेप्ट करें। या बाजे रहे कि 3000 के करीब हर महीने ईरान मिसाइल्स बनाता रहा है, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता रहा है हर महीने। तो 3000 के हिसाब से अगर देखा जाए जून से अब तक, तो उनके पास स्टॉक पाइल्स काफी हो गए हैं मिसाइल्स के बारे में, और इसीलिए इस खतरे को देखते हुए इस वक्त अगर कोई ये टल गया कुछ अरसे के लिए, तो फिर यही हो सकता है कि उनकी कैलकुलेशन में। आपको एक और चीज बताता चलो कि ये जो हालिया अपराइजिंग हुई थी, प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, उसमें अमेरिका ने पूरी सपोर्ट की थी, और जो ये टर्मिनल्स दिए गए थे सैटेलाइट के, स्टारलिंक के, वो ईरान के को मदद मिली चाइना के सैटेलाइट्स और रशिया के, जो इस वक्त ये मौजूद है खबरें, तो उसकी वजह से उन टर्मिनल्स के जो लोग 43,000 उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें से 6-7 हजार लोगों को अरेस्ट किया और बाकी को नाकारा बनाया। तो ये तमाम चीजें अगर देखते हैं अमेरिकन या मोसाद,
तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये जो उनको एक उम्मीद थी, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे अब उनको मुजाहिरीन को कि आप जारी रखें और हम आ रहे हैं, तो वो मामला फेल हो गया और उन्होंने ये देख लिया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बड़ी खूबसूरती से अहाता किया। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी, ट्रंप की जानिब से तो कहा गया है कि मुलाकात बड़ी खुशाइंद रही है, मुज़ाकरात बड़े खुशाइंद रहे हैं और ईरान जानता है ये बात कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो नताइज बड़े खतरनाक होंगे। सवाल बड़ा सीधा है, मासूमाना सा सवाल है, आप बताएं कि क्या ईरान पर हमला कर देगा अमेरिका? फरमा रही हैं, आपका सवाल भी मासूमाना है और आपकी जो लुक है वो भी मासूमाना है, ये बात दुरुस्त है। सवाल ये है और सवाल का जवाब ये है कि एक तरफ दो पहलू पर ज़रा गौर कर लेना। पहले तो एक पहलू ये देखें कि ट्रंप क्या कह रहा है। ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात के अगले दौर होने की तस्दीक कर रहा है, यानी कि पहला जो दौर है उसको मुस्बत करार दे रहा है तो अगले दौर की बात कर रहा है। एक बात। दूसरी साइड पे अगर आप ईरान की जानिब देखें तो ईरान भी कह रहा है कि अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे, यानी ईरान मुआहदा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तीसरी बात आप ये देखें कि अमेरिका कर क्या रहा है। अमेरिका 1 दर्जन से जायद F-16 लड़ाका त्यारे, 10C थंडरबोल्ट 2 त्यारे, मतलब कि आपके दुनिया भर का जो असला है ना, जितना भी लंबी तफसील कर ले, वो सारा असला लाकर उसने मशरक़ वस्ता ईरान के सर पर खड़ा कर दिया है और डराने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक ईरान खौफज़दा नहीं हुआ है। अच्छा, ईरान खौफज़दा नहीं हुआ है तो उसकी वजह डॉक्टर जमील साहब ने तफसील से बता दी कि उसके पास है क्या क्या। अच्छा, अब जब ईरान के पास जो इतनी चीज़ें हैं तो उस पर यह भी गौर करना पड़ेगा कि ईरान के अंदर बूट तो अमेरिका उतार नहीं सकता। अब बाकी जो दूसरा पहलू था, जो उसकी अंग्रेज़ की हमेशा से पॉलिसी रही है कि फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपस में लड़ाओ आपस में और रिजीम तब्दील कर लो, वो दूसरा पहलू भी देखे ना, वो भी नहीं हो सका है। अच्छा, दूसरा पहलू भी नहीं हो सका तो पीछे रह क्या गया फिर? अब रह सिर्फ ये गया है कि वो टेबल पर बैठे और टेबल खोले और जितनी मैक्सिमम चीज़ें ले सकता है वो ले ले। लेकिन यहाँ पर मैं ब्रिगेडियर वकार साहब आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आपने अभी फरमाया है कि नेतन्याहू अमेरिका जा रहा है, दुरुस्त कहा आपने, मेरे पास भी ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अमेरिका, ये तो बात हमें मेरा ख्याल है सबको कंसेंसस कर लेनी चाहिए कि अमेरिका ईरान का बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप देखें तो ईरान भी इसराइल का उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान कर सकता है। तो क्या अभी तक जो अमेरिका ने हमला नहीं किया, क्या ये इसराइल रुकावट है जो अभी तक इस हमले को रोक सका है कि अगर ईरान पे हुआ हमला तो पैलेस्टाइन से ज़्यादा इमारतें तबाह जो है वो इसराइल में हो जाएंगी, जैसे कि पहले हुई भी है और उसके मीडिया ने छुपाई भी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, एज आई अंडरस्टूड इट कि वो सिनेरियोज पे जिस बात हुई थी कि इजराइल क्यों रिलक्टेंट है, मैं खैर इसमें 2-3 रीजन है। एक तो ये है जिसका मैंने जिक्र किया कि मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं बिल्डअप हो सकी और एलाइज ने इस तरीके से साथ नहीं दिया, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो काफी हद तक कर्टेल्ड है। और दूसरा, आपको पता है अमेरिका की नेवी काफी इस वक्त एम्प्लॉयड है वेनेजुएला वाली साइड पे, तो यहाँ पे बिल्डअप नहीं कर सके। और दूसरी जो आपने बात की, आई एग्री विद इट के जो ईरान की अपनी मिलिट्री की, देखिए ईरान के लिए इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। अभी ये फर्क है एक तरफ कोर्सिव पावर्स है जैसे अमेरिका और इजराइल जिनकी इंटेंशन डिफरेंट है। अमेरिका इज एन एक्स्ट्रा रीजनल फोर्स और उसके अपने इंटरेस्ट है, लेकिन फिजिकली सिवाय उनके अड्डों के बाकी कोई चीज सेटल नहीं है तो इसका मतलब जो विल टू फाइट है उसमें बड़ा फर्क है। जबकि ईरान के लिए आई वुड से डिसाइसिव मोमेंट होगा और ईरानी जो गवर्नमेंट है इस वक्त तो खुदा ना खासा देन दे आर लुकिंग एट, अगर वो फाइट नहीं करते तो कोलैप्स ऑफ रिजीम, रेवोल्यूशन या जो है वो लेट्स से कब्जा हो जाए, जो होगा नहीं। तो ये बहुत फर्क है दोनों तरफ जो इंटेंशन है। इजराइल के लिए भी ये आई वुड से पार्ट टाइम चीजें थी जो कि ठीक है न्यूक्लियर उनकी एम्बिशन को कट किया जाए, मिसाइल पावर को लिमिट किया जाए एंड ऑल दैट, बट एक तरफ सर्वाइवल का मसला है तो उसके अंदर जो विल टू फाइट है प्लस मिलिट्री कैपेबिलिटी, वो आई थिंक इट हैज टिल्टेड द बैलेंस बिकॉज ईरान ने ऑलरेडी कह दिया कि एक रीजनल वॉर होगी। नेशनल इंटरेस्ट में कल एक मजमून भी छपा है जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है और वो बड़ा जरूरी है डिस्कस करना। ऑलरेडी देयर आर वार्निंग साइन कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ तुर्किया में बहुत डिस्कस हो रहा है, ईरान अगर फॉल करता है अगली बारी, और ये बड़ा क्लियर है जोग्राफिकली भी, और अगर आप देखें हालात को देख के एक नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा वेक्टर टू डिस्टेबलाइज टर्की,
और एक ईस्ट की तरफ मूव करेगा टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान थ्रू पाकिस्तान और बलूचिस्तान खुदा न खास्ता। और उस आप देखा है कि ये जो सबनेसिस ग्रुप्स हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इन्होंने स्टेप अप किए हैं अटैक। तो ये सारी चीजें आई थिंक सब लोग देख रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्ट ऑफ द रीजन। और एक साउथ की तरफ सऊदी अरेबिया को भी हिट कर सकता है वेक्टर। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब, जमील अहमद खान साहब, शुक्रिया आपका। और क्रिकेट के मैदान से उठने वाली कौन सी ऐसी बड़ी खबर है कि जिसने आलमी स्पोर्ट्स सफारतकारी को हिलाकर रख दिया है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्रिकेट के मैदान से उठने वाली एक बहुत बड़ी खबर ने आलमी सफारतकारी को हिलाकर रख दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट के ऐलान के बाद सूरत हाल संगीन होती जा रही है और अब आईसीसी का आला सतही वफ्द भी पाकिस्तान में मौजूद है। जराये के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की सरबराही में ये वफ्द लाहौर पहुंच गया है, जहां एक हंगामी इजलास जारी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर में मौजूद हैं, जो इस मामले को महज एक मैच नहीं बल्कि उसूली मौकिफ करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, मगर भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेगा। इस फैसले के पीछे आईसीसी के मुबैना दोहरे मेयार और बांग्लादेश के हवाले से मुतनाज़ फैसले को बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के दावों को पीसीबी ने सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आईसीसी से रुजू नहीं किया, बल्कि हकाइक वक्त के साथ सामने आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये तनाज़ा सिर्फ एक मैच तक महदूद रहेगा या आलमी क्रिकेट एक नए सिफाती बहरान की तरफ बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे कि क्या खेल सियासत से अलग रह सकता है और क्या आईसीसी इस बहरान का कोई मुतवाज़न हल निकाल पाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट एजाज वसीम साहब। सवाल मैं करना चाहूंगी भट्ट साहब आपसे, आपको क्या लगता है कि एक मुलाकात जारी है, इजलास जारी है और कल श्रीलंका में भी एक मुलाकात होगी। अंदर की बात की आपने एक पहले भी स्टोरी ब्रेक की थी, उससे पहले भी स्टोरी ब्रेक की थी। ओवर टू यू। देखिए बात यह है सीधी और साफ। जुमे के रोज़ हमने कहा था लेटर आ गया और उसके बाद मुलाकातें शुरू हो गई। मैंने दो नाम लिए थे, इमरान ख्वाजा और मुबशर उस्मानी। मुबशर उस्मानी जो यूएई एंड इमरान ख्वाजा सिंगापुर। अब बात यह है, ये दो अफराद मुतरक हुए थे, मुतरक है इस वक्त भी बांग्लादेश। अब देखें इज़्ज़त की बात कितनी है, अल्लाह ने क्या रहमत फरमाई है कि मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान में है। एक वक्त था हमारे चेयरमैन जो हुआ करते थे वो दूसरे ममालिक में जाकर निगोसिएशन किया करते थे। आज लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं, आपसे निगोसिएशन कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट ओए अंबानी मरन लगा जे, खुदा दा वास्ता जे, भारत तबाह बर्बाद हो गया जे, ओ पैसे मुक गए ने। 235 मेरा ख्याल है, ये अपना भाई को ज्यादा एजाज को पता होगा, मेरे ख्याल के मुताबिक 235 मिलियन जो है 245 भारत खा गया और पाकिस्तान लेता है 35 मिलियन। टोटल हो गया 600। अब 600 मिलियन रुपए की खेड़ है, कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया हिल गई है, पूरी क्रिकेट हिल गई है। और बात यह है कि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, आपने दुरुस्त फरमाया अभी, उस मीटिंग में कुछ ना कुछ टेबल खोली है और टेबल खोलने का बादशाह है मोहसिन नकवी। वो टेबल खोलनी भी जानता है और टेबल बंद करनी भी जानता है। आपको क्या लगता है क्या होगा भट्ट साहब? देखिए मेरी जाती राय है, पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए और इसी तरह भारत से भी हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए कि भारत सारी दुनिया से टेस्ट सीरीज खेलता है। और भाई टेस्ट सीरीज तो दुनिया से खेलता है 2 साल में एक दफा, पाकिस्तान के साथ भी तो 3 टेस्ट मैच खेलना, और अगर नहीं खेलना चाहता तो फिर वर्ल्ड कप भी ना खेल भाई, पूरी कुट्टी कर ले, बात ही खत्म कर देना। इकरा नो डाउट भट्ट साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। स्पेशली हमारे बंगाली भाई इस चीज़ को सराह रहे हैं। एजाज साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी ये जो तमाम तनाज़ा है ये एक मैच तक महदूद रहेगा या आगे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? मौजूदा सूरत हाल पर आपका एनालिसिस क्या है, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें, ये बहुत जरूरी था। बीसीसीआई और आईसीसी का जो गठजोड़ है उससे पूरी आलमी क्रिकेट मुतासर हो रही थी। उसमें सिर्फ हम पाकिस्तानी मुतासर नहीं हो रहे थे, उससे बांग्लादेश आपके सामने मुतासर हुआ और बाकी एसोसिएट कंट्रीज भी मुतासर हो रही थी। क्योंकि हर मर्तबा जब भी कभी कहीं पे कोई मेरिट की बात आई तो आईसीसी ने भारत की तरफ झुकाव दिखाया। चाहे वर्ल्ड कप मैचेस का शेड्यूल हो, उसके अंदर भी पहले से ही प्री प्लान करके भारत को हमेशा फेवर दी जाती रही है
चाहे लाहौर की चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहां पर भी भारत को उनकी सरकार ने कह दिया कि आप पाकिस्तान नहीं जाना। तो इस बार सरकार तो बांग्लादेश की भी थी जिन्होंने अपनी टीम को मना किया। तो एक आप फर्क देखिए ना फैसलों का। इंडियन सरकार भारतीय बोर्ड को मना कर रहा है कि आप लाहौर मत जाओ, तो उसके लिए आईसीसी ने दुबई वेन्यू रख दिया। बांग्लादेशी सरकार अपनी टीम को कह रही है कि आप कलकत्ता मत जाओ, तो उनको आप लोगों ने वर्ल्ड कप से निकाल दिया। तो ये कहां का इंसाफ है? और ये ज्यादा देर चल नहीं सकता था। और एक और बात जो शहजाद भट्ट साहब ने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 10 मई की जो एयरफोर्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें हमारा स्कोर 6-0 है या 7-0 है, उसके बाद वो एक कॉन्फिडेंस जो आया है पाकिस्तान के अंदर, वो इससे पहले मैंने कभी किसी चेयरमैन में नहीं देखा है, ना कभी किसी रियासत पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनमें देखा है डील करने के लिए। आज इमरान ख्वाजा या संजोग गुप्ता या बाकी जो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, अगर वो लाहौर जा रहे हैं, वो धमकी देने या पाकिस्तान के ऊपर कोई फैसला इंपोज करने नहीं जा रहे हैं, वो राजी करने के लिए जा रहे हैं कि आप राजी होइए और ये मैच होने दीजिए। $245 मिलियन, रुपीज में नहीं डॉलर्स के अंदर $245 मिलियन का ये मैच है, जिससे पूरा आईसीसी खाता है, तमाम एसोसिएट बोर्ड खाते हैं। लेकिन इंसाफ के तकाजे यही थे कि इनको घुटनों के बल लाया जाए और इसके बाद जो फैसला करे वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। भट्ट साहब जैसे कहते हैं कि मैच होना चाहिए, सर मैच होना चाहिए, लेकिन अमीनुल इस्लाम साहब आके लाहौर बैठ गए हैं, दोपहर से मोहसिन नकवी के पास वो पास है, उनके सामने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत नेसेसरी था। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले पिछले कई बरसों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। 2023 का एशिया कप होता है, उसके होस्ट हम पाकिस्तानी होते हैं। नजम सेठी और जक्का अशरफ मिल के बोर्ड को चला रहे होते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी हुकूमतों में जो है ना वो फेवरेट होते थे। जय शाह उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, आज वो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने नजम सेठी को कहा कि हम पाबंदी लगा देंगे या हम आपसे एशिया कप छीन लेंगे, आप ये हाइब्रिड पे कराओ। नजम सेठी साहब ने ना आओ देखा न ताओ। उन्होंने एक मैच हम मुल्तान में खेलते थे, एक कोलंबो में, एक हम खेलते थे पाली केले कैंडी में और एक लाहौर में। पाकिस्तान टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर हो गया, भारत उसका चैंपियन बन गया। उसके ठीक 15 दिन बाद इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप होना था, पीसीबी बोर्ड तब्दील हुआ, जक्का अशरफ चेयरमैन बने। उसने कोई 2025 की गारंटी लिए बगैर चैंपियंस ट्रॉफी की जहाज पकड़ा और टीम को लेकर इंडिया चले गए। तो इस तरह के कमजोर चेयरमैनों ने हमें आज इस नहज पे पहुंचा दिया है। कथा कलामी की माजरत चाहता हूं एजाज वसीम भाई, बात यह है, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं। पीसीबी चेयरमैन लड़ रहा है, पूरी कौम लड़ रही है, पाक फौज लड़ रही है, हुकूमत लड़ रही है और आप घुटनों पर ला रहे हैं। लेकिन जरा ये भी तो बताएं, क्या क्रिकेट टीम लड़ रही है? वो 11 का जो स्क्वाड है, कल का भी देख लिया, आगे भी जो नजर आ रहा है कोई खुशाइन नहीं है। अगर आप एक मफरूजा ले लें कि पाकिस्तान भारत का टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाती हैं और क्रिकेट मैच हो जाता है पाक भारत का, तो क्या ये टीम हमें मायूस करेगी या नहीं करेगी? जरा कंपैरिजन तो करें सर आपने। भट्ट साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से मजबूत है T20 फॉर्मेट के अंदर। और अभी रिसेंटली आपके सामने 4 महीने पहले उन्होंने हमें एशिया कप में 3 मुकाबले हुए, तीनों में वही जीते हैं। तो उनकी टीम अच्छी है। आप क्योंकि 7वें नंबर की टीम है, वो T20 फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है। उन्होंने अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है, उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की है। और हमारे यहाँ क्योंकि ये चेयरमैन तब्दील होने की जो गेम रही है ना पिछले 5-6 साल के अंदर, उसने बिल्कुल तबाही हमारी कर दी है। ये तो अब आके आकिब जावेद और मोहसिन नकवी ने किसी हद तक जो है एक स्टेबिलिटी शो की है कि पाकिस्तान टीम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है। अब क्योंकि लोग देखते हैं कि जी ये मौजूदा चेयरमैन है, टीम हार रही है, उसकी वजह ये कि उसने नए लड़के कोई स्कूल से पकड़ के थोड़ी खिला देने हैं। जो आपके क्रिकेट सर्कल में जो लड़के होते हैं, उन्हीं में से आपने बेहतर लड़के को सिलेक्ट करना होता है, बट आपने नर्सरी तैयार करनी होती है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में हम नर्सरी तैयार करें तो अगले 2-4 साल बाद आने वाले इवेंट्स में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, पाकिस्तान टीम कोलंबो में अगर इंडिया के साथ मैदान में उतरती है अगले संडे, तो सरप्राइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया 80 है और हम 20 हैं, ये 60-40 का मुकाबला हो सकता है। क्योंकि T20 क्रिकेट में भट्ट साहब मार्जिन ही बहुत कम होता है गेम को अपने हक में लाने के लिए या गेम को अपने हाथ में काबू रखने के लिए। तो आप गेम को एक साइड पे लेके जा सकते हैं। ये 40
60 का मुकाबला है और यू कैन सरप्राइज देम। आप अब घबराना नहीं है, इतना ज्यादा भी बुरे हालात नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। भट्ट साहब, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्या इसका कोई मुस्तकिल हल हम देख रहे हैं कि इन इजलासों के बाद कोई प्रॉपर एक सोल्यूशन आ जाए कि जिस तरह हमें बार बार ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े? देखिए, बात ये है इकरा, पंजाबी में कहते हैं डर दी है दुनिया डरान वाला चाहिए, नस दी है दुनिया निशान वाला चाहिए। ये जो ज़बान हिंदू समझता है ना, ये ज़बान अब पाकिस्तान उसकी लैंग्वेज में बात कर रहा है। वो अगर फ्रेंच समझता है ना, तो ये फ्रेंच में बात कर रहा है। वो डंडे की ज़बान समझता है, उसको इंसान, वो जिस किस्म के इंसान है, भारत की पूरी जो कौम है, वो प्यार की ज़बान नहीं समझते। वो उनके पास असले का ज़ख़ीरा है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन नहीं ज़ख़ीरा चल सका ना। हिम्मत, जुर्रत, ये चीज़ें पाकिस्तानी कौम में हैं। गो कि हम, जैसे एजाज भाई ने अभी कहा कि हाँ हम टीम में पीछे हैं, वाकई हम टीम में पीछे हैं, लेकिन जो उसने 60-40 का रेट निकाल दिया ना आपको, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि 60-40, हाँ ये दुरुस्त है। क्यों है दुरुस्त? कमज़ोर टीम पाकिस्तान की, लेकिन जज्बा ईमानी से बहुत बड़ा उनके पास है। वो लड़ने मरने के लिए टीम उतरेगी और इंशाल्लाह ताला आपको और मुझको और पूरी कौम को मुबारक हो। अगर ये मैच हुआ तो ज़रूर जीतेगा पाकिस्तान। मैं एग्री हूँ एजाज भाई से। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद एजाज वसीम साहब, अब वक्त हुआ है ब्रेक का और आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि आज बसंत कामयाब रही या पीटीआई की मुल्क की हड़ताल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक तरफ लाहौर में बसंत जारी है तो दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर हड़ताल थी। बात करेंगे कि बसंत कामयाब रही या फिर तहरीक इंसाफ की हड़ताल की कॉल। भट्ट साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी, 3 दिन से बसंत चल रही है, यकीनन आपने भी मनाई होगी और पतंगे उड़ाई होंगी, तो आप बताइएगा कि आज आखिरी दिन है, कैसे समाप्त करेंगे, ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए इकरा, 3 दिन की बसंत हुई और जोश जज्बा वलवला वो एंड थे। बट सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने बसंत 3 दिन मनाई है और ये हाथ सारे फटे हुए हैं मेरे इस वक्त भी। लेकिन सवाल ये है कि मैं छतों पर रहा, अंदरून शहर भी रहा, इस्लामपुरे में भी रहा, मुझे कहीं फायरिंग की आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़ी। एक दूसरा, आप ज़रा गौर करें कि बिजली जो है वो हर बसंत पे जिन्होंने मनाई हुई है, बसंत पे बिजली जाती थी। क्यों जाती थी? धाती तो जो डोर है वो गिरती थी और स्पार्क होता था और लाइट इलाके की ऑफ हो जाती थी। 90% बसंत पर लाइट नहीं गई और इसका क्रेडिट चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमज़ान भट्ट को मैं देता हूं कि उसने बहुत मेहनत से एक तो लोड शेडिंग नहीं की, और अगर 1-2 जगहों पर अगर लाइट गई है तो वो फौरी तौर पर उसने ठीक भी की है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो फायरिंग, दूसरी धाती डोर जो है, फायरिंग 100% नहीं हुई और धाती डोर 95% नहीं हुई। इसी खुशी के मौके पर, क्योंकि अच्छे उम्दा अंदाज में बसंत लोगों ने मनाई है, मरियम नवाज ने अच्छा फैसला किया है कि बसंत आज रात 12 बजे ख़त्म होनी थी, और इस प्रोग्राम की वसातत से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि 12 बजे बंद ना करना, 12 बजे तो पेचा फिर शुरू होगा, क्योंकि सुबह 5 बजे तक की इजाज़त फिर मरियम नवाज ने दे दी है। चलती रहेगी। इकरा, ये देखें आप, लाहौर में देखें 9 लाख के करीब गाड़ियां एंटर हुई हैं। 9 लाख, मतलब कि आपको, मैं तो इतनी सड़कों पर रश जो है मैंने कभी चांद रात पे नहीं देखा जिस तरह बसंत रात या बसंत दिन है। और अगर आप बात करेंगी ऑरेंज लाइन की, मेट्रो बस की, 2 रोज में, ये मेरे पास फिगर सामने मेरे पड़ा हुआ है, आज की मैं बात नहीं कर रहा, 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। बाइक्स बहुत कम चली हैं, लेकिन जिन्होंने भी चली है उन्होंने भी पाबंदी की है। आज पंजाब की कैप्टन ने यह साबित कर दिया है कि हौसला, जुर्रत, और पंजाब के लोग उसको पसंद करते हैं जो बहादुर होता है। और कैप्टन पंजाब मरियम नवाज ने बोल्ड स्टेप लेकर बसंत करवाई है, इस पर हम उसको भी शाबाश और मुबारकबाद देते हैं। और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और उनके पीछे उनके साथ खड़े होने वाले फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब, द क्रेडिट गोज टू यू,
उन्होंने भी बहुत हौसला दिया मरियम नवाज को कि आप बसंत के ऐलान करें और एक सोलो फ्लाइट करें, जिस पर ये कामयाबी पंजाब को ही है। और अरबों खरबों रुपए, ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है कि गुड्डी उड़ाई है, बसंत उड़ाई है और बात खत्म हो गई है। पाकिस्तान की, पंजाब की मौशत पर इसका एक इम्पैक्ट आया है। खाबे शाबे, गुड्डी डोर, और यार करोड़ों नहीं, इकरा अरबों रुपए का कहानी है। नो डाउट जितनी कमाई हुई है, ऊपर से टूरिज्म हमने देखा कि बाहर से भी लोग आए हैं और इसको ऐसे मनाया गया जैसे कि एक त्योहार होता है 2 दहाइयों बाद। तो सर आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, 8 फरवरी है और हमने देखा था कि लाहौर में तो बसंत जारी है अभी भी। तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर हड़ताल थी, आपको क्या लगता है पीटीआई के जो मकासद थे वो हासिल करना चाहती थी, वो कामयाब कर पाई? क्या वो मकासद हासिल कर सकी या फिर नहीं? देखिए इकरा, बात यह है कि KPK में कुछ जगहों पर मुझे इत्तला आई है हड़ताल हुई है, यहाँ तक ये बात दुरुस्त है। लेकिन KPK उनका अपना सूबा है, अपने घर। देखो ना, मैं छत पर चढ़कर अपने, अगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर KPK में ये कहानी चलेगी तो ये इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो जेल में पड़ा हुआ है कप्तान, उसकी रिहाई जो है वो KPK के जरिए नहीं होनी, वो पूरे मुल्क के जरिए होनी है। और याद रखे, जब भी कोई तहरीक चलती है मुल्क में तो वो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से शुरू होती है। लाहौर से उठने वाली तहरीक ही फिर पूरे मुल्क में जाकर प्रवास करती है। लेकिन लाहौर में बसंत ही लोग मना रहे थे और ये जो सड़कों पर रश था, इन्होंने तो कहा था सड़कें जाम हो जाएंगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगी, वो बसंत की वजह से जरूर हुई है। वो पहिया जाम की जो बातें थी, वो पहिए तो मैंने आपको अभी फिगर दिया है कि 14 लाख दी गड्डियां जड़ियां ने वो हम मरी में कहा करते थे कि जी अब मरी में गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया क्योंकि जी रश बहुत हो गया। और यार सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मुझे डर था कि गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया जाए। ये आपकी स्क्रीन पर देखें ना, आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े त्यौहार हुए। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने एक अच्छी बात की कि जो सानिया हुआ उसकी वजह से फौरी तौर पर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये आपके सामने ये समी साहब हैं, ये उज़मा बुखारी साहब के हस्बैंड हैं, ये भी गुड्डी उड़ा रहे हैं। उज़मा बुखारी ने भी उड़ाई हैं मोची दरवाजे में। सर आपने कितनी उड़ाई हैं? मैं ज़्यादा गुड्डी नहीं पसंद करता, मैं पतंग पसंद करता हूँ। उसको हम पंजाबी में कहते हैं 60 चुगिठी, यानी 1 गिठ 2 3 4 तो फिर अद्धी 60 चुगिठी पतंग जब मैं हवा में लेके आता हूँ तो फिर थोड़ा सा मुझे आता है। ये एक साइंस है बज़ाब्ता गुड्डी उड़ाना। अगर आपने पिन्ना पकड़ा हुआ है ना तो पिन्ना हाथ से गिर जाएगा, क्योंकि पिन्ने के ऊपर रोल है 4। एक रोल जो है अगर पतंग उड़ रही है तो वो 10 सेकंड में यूं करके डोर निकलती है। उसको पकड़ने का तरीका ये है कि अगर आपने पकड़ा हुआ है तो आप हाथों की मूवमेंट से पिन्ने को मूव करेंगे, अगर मूव नहीं करेंगे तो वो पिन्ना आपके हाथ से गिर जाएगा। बट साहब बड़ा अच्छा लेसन दिया आपने जेनजी को, उनकी तो पहली है और मैं भी जेनजी हूँ तो मेरी भी पहली बसंत है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी बसंत जोशो खरोश के साथ मनाई है, क्या कहेंगे? देखिए हाँ, नवाज शरीफ साहब ने बसंत मनाई है। नवाज शरीफ भी पुराने पतंगबाज हैं और उनके समधी हैं जो अब रहेल असगर साहब, उन्होंने उनके साथ बैठकर गुड्डी उड़ाई। उनके साथ उस वक़्त उनकी फैमिली भी थी, मियाँ मोहम्मद नवाज, उनके बच्चे भी लंदन से आए हुए हैं, हुसैन नवाज साहब के ज़िक्रिया हुसैन साहब वो बैठे हुए थे। इस तरह पूरी ख़ानदान ने बसंत को बहुत एंजॉय किया है। और मैं समझता हूँ, थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि ये मियाँ साहब ने गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जो बने हुए थे 2-3 घर लिए हुए थे, जैसे उज़मा बुखारी का मैंने अभी जिक्र किया, ये अपने दोस्त के पास गए। इसका पंजाब गवर्नमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपकी जाते जाते एक लाइन ज़रूर कहूँगा कि उज़मा बुखारी साहबा, जब आप छत करती हैं और वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली छत पर तमाम सूबाई वुज़रा आने चाहिए। वहाँ सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उज़मा बुखारी और आपके हस्बैंड शमी साहब भी गुड्डी उड़ाते रहे, नहीं, वहाँ तमाम वुज़रा को आना चाहिए और एक इम्पैक्ट ऐसा आना चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट यहाँ से गुड़ियाँ उड़ा रही है। इकरा, तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।